एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। आधी रात के बाद अचानक ही समीना की आंख खुल गई। वो किसी धमाके की खौफनाक आवाज थी, जैसे करीब ही कोई बम फटा हो। पहले तो वो उसे वाहिमा या ख्वाब समझी, लेकिन उसी लम्हे दूसरे लोग भी गड़बड़ा कर उठ गए। कमरे में लालटेन जल रही थी और वो सब सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसी लम्हे एक और धमाका हुआ। उस मकान के करीब ही कोई गोला फटा था। नौलखा चीखा, ये क्या हो रहा है? अमानुल्लाह बोला, शायद मुजाहिदीन की किसी पार्टी ने हमला कर दिया है। धमाकों के साथ अब मशीन गन्नों या लाइट मशीन गन्नों की मुसलसल फायरिंग की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। हमला बस्ती के बाहर से हुआ था और बस्ती से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही थी। 1 मिनट बाद मुल्ला नसीरुद्दीन बदहवास सा कमरे में दाखिल हुआ। वो चीखा, जल्दी से बाहर निकलो, वो लोग बस्ती के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के बाद वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें उनसे पहले ही इस बस्ती से निकल जाना होगा। वो लोग बदहवासी के आलम में बाहर की तरफ दौड़े। दूसरे दरवाजे से मुल्ला नसीरुद्दीन के घर वाले भी बाहर निकल चुके थे। उनमें उसकी एक बीवी थी, एक 10-11 साल का लड़का और एक जवान लड़की जिसकी उम्र 18-19 के लगभग होगी। उसके बेटे पहले ही अस्तबल की तरफ दौड़ पड़े थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चीख कर कहा, अमानुल्लाह, तुम अपने आदमियों को लेकर बराकी की तरफ निकल जाओ। मैं भी अपने घर वालों को लेकर तुम लोगों के पीछे आ रहा हूँ। उन लोगों ने घोड़े खोल लिए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन के अस्तबल में इत्तिफाक से एक घोड़ा फालतू था जो समीना को मिल गया। छोटे लड़के को मुल्ला नसीरुद्दीन के बड़े बेटे ने अपने साथ बिठा लिया। उसकी बीवी और बेटी अलग अलग घोड़ों पर सवार हुई थी। पूरी बस्ती में धमाके हो रहे थे और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग घरों से निकलकर बदहवासी के आलम में मुख्तलिफ समतों में दौड़ रहे थे। बस्ती के शुमाल की तरफ से एक पहाड़ी से मॉर्टर गन्नों से गोले बरसाए जा रहे थे और मशीन गन्नों से मुसलसल फायरिंग की जा रही थी। समीना ने 2 आदमियों को जख्मी होकर या मरकर गिरते हुए देखा। मॉर्टर का एक गोला मुल्ला नसीरुद्दीन के मकान से तीसरे मकान पर गिरा। चीखम थाड़ और धमाकों की आवाजों से घोड़े बिदकने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन चीखा, निकल चलो यहाँ से। बस्ती की गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। वो एक गली का मोड़ मुड़ रहे थे कि मशीन गन की एक गोली बाजिद खान को लगी और वो चीखता हुआ घोड़े से उलट गया। अमानुल्लाह ने दीवार की आड़ में घोड़ा रोक लिया, जबकि दूसरे अपने घोड़े दौड़ाते हुए बस्ती से निकल गए। समीना बहुत बुरी तरह दहशतज़दा थी। वो अपना घोड़ा दूसरों के पीछे दौड़ाती रही। तकरीबन 1 घंटे तक रुके बगैर घोड़े दौड़ते रहे। आगे एक छोटी सी चट्टान थी। आगे वाले घोड़े चट्टान के बाईं तरफ से निकल गए। समीना ने अपना घोड़ा चट्टान के दाएं तरफ मोड़ दिया। उसका ख्याल था कि उस चट्टान से आगे निकलकर वो अपने साथियों से मिल जाएगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने घोड़ा रोक लिया। वो पहाड़ों के दरमियान तन्हा खड़ी थी और उसके सामने वसी व अरीज वादी फैली हुई थी। सनसनी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में फैलती चली गई और वो घोड़े पर बैठी वहशतज़दा सी नजरों से चारों तरफ तारीकी में घूरने लगी। उसके चारों तरफ वीराना था और तारीकी थी। खौफ से उसकी घिग्गी बंदी जा रही थी। वो कुछ देर तक खामोशी से चारों तरफ देखती रही, फिर एक एक का नाम लेकर पुकारने लगी। उसकी आवाज चट्टानों में बाज़गश्त पैदा कर रही थी, लेकिन जवाब में कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दफतन उसे ख्याल आया कि उसे वापस जाना चाहिए। वो उस चट्टान के पास से रास्ता भटकी थी। अगर वो दोबारा उस चट्टान के पास पहुंच जाए तो उसे रास्ता मिल सकता है। हो सकता है शारिक वगैरह भी उसकी तलाश में हो और रास्ते में ही मुलाकात हो जाए। यही सोचकर उसने घोड़े का रुख मोड़कर लगामें ढीली छोड़ दी। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं जा सका जिससे आया था। वो रास्ते से मजीद हटता चला गया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद समीना ने घोड़ा रोक लिया और तारीकी में इधर उधर देखते हुए शारिक और गुल रहमान वगैरह को आवाजें देने लगी, लेकिन उसकी आवाज सहरा में सदा साबित हुई। समीना घोड़े से उतरकर एक पत्थर पर बैठ गई। खौफ से उसकी बुरी हालत हो रही थी। दिल कांप रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वो अपने साथियों से न मिल सकी या उसे वापसी का रास्ता न मिल सका तो वो इन पहाड़ों में भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो एक बार फिर घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़ा गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलता रहा और समीना वहशतज़दा सी नजरों से चारों तरफ देखती रही और बिलाखिर घोड़ा एक जगह रुक गया। एक तरफ से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। समीना उधर देखने लगी।
वो आवाज ऐसी थी जैसे पत्थरों में हल्की रफ्तार से पानी बह रहा हो। वो घोड़े से उतरकर आवाज की समत में बढ़ने लगी। उसने हाथ में घोड़े की लगाम थाम रखी थी और घोड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चला रहा था। बिलाखिर वो एक जगह रुक गई। वो तकरीबन 3 फुट चौड़ी नदी थी जिसमें हल्की रफ्तार से पानी बह रहा था। घोड़ा भी शायद प्यासा था। उसने समीना से पहले ही पानी में मुंह डाल दिया। समीना भी चुल्लू से पानी पीने लगी। समीना ने घोड़े की लगाम छोड़ दी थी। घोड़ा पानी पीने के बाद नदी के किनारे झाड़ियों में मुंह मारने लगा और समीना नदी के किनारे पर बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। रात की तारीकी छट रही थी। बहुत ही मध्यम उजाले में चट्टानों के हजूले अब वाज़ेह होने लगे थे। समीना को उम्मीद थी कि दिन की रोशनी में उसे वापसी का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो ये सोचकर भी कांप उठी थी कि सूरज निकलने के बाद ये चट्टानें तप जाएंगी। उसे गुज़श्ता कई रोज के सफर के दौरान तजुर्बा हो चुका था। तपती हुई संगलाख चट्टानें जहन्नम का मंजर पेश करने लगती थीं और अगर वो इस जहन्नम में भटकती रही तो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। उसे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। धूप निकल रही थी। उसने इधर उधर देखा और दफतन वो चौंक गई। घोड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद झाड़ियों में चरते हुए किसी तरफ निकल गया था। वो एक झटके से उठ गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो एकदम बदहवास हो गई। घोड़े के बगैर तो वो इन चट्टानों में एक कदम भी नहीं चल सकती थी। वो घोड़े की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। हर तरफ छोटी छोटी चट्टानें थीं जिन पर खुदरौ झाड़ियां बकसरत लगी हुई थीं। वो इन चट्टानों में दौड़ती रही, लेकिन घोड़ा उसे कहीं भी नहीं मिला। वो या तो चरता हुआ चट्टानों में बहुत दूर निकल गया, या हो सकता है वो किसी करीबी चट्टान के पीछे मौजूद हो और वो उसे तलाश न कर पा रही हो। छोटी छोटी ये लातादाद चट्टानें भूल भुलैयों की तरह थीं। इनमें किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं था। वो खुद घोड़े की तलाश में चलती हुई नदी से बहुत दूर निकल आई। उस वक्त भी वो एक चट्टान पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। खौफ से उसका दिल कांप रहा था। उसे अपना अंजाम सामने नजर आने लगा। कई साल पहले देखी हुई एक इंग्लिश फिल्म का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। एक आदमी सहरा में रास्ता भटक गया था। वो भी उसकी तरह घोड़े पर सवार था, लेकिन उसका घोड़ा भी मौका पाकर भाग गया था और उस आदमी ने तपते हुए सहरा में एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ दिया था और उसकी लाश को गिद्ध नोचने लगे थे। समीना बेख्तियार ऊपर देखने लगी, लेकिन उसे कोई गिद्ध दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था और ये खौफ आंसू बनकर आंखों से टपकने लगा। वो चट्टान से उतरकर एक तरफ चलने लगी। वो रो रही थी और उस लम्हे को कोस रही थी जब उसने शारिक के साथ इस मुहिम पर आने का फैसला किया था। वो चट्टानों में एक बार फिर एक नदी पर पहुंच गई। ये गालिबन वही नदी थी जो चट्टानों में घूमती हुई चल रही थी। यहाँ नदी का पाट तकरीबन 6 फुट चौड़ा था, लेकिन पानी पिंडली से ज्यादा गहरा नहीं था। धूप में चमकते हुए शफाफ पानी के नीचे पत्थर साफ नजर आ रहे थे। वो नदी के किनारे पर बैठ गई। उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसने पानी पिया और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। समीना की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी थी। उसे यकीन था कि वो इन पहाड़ों में ही कहीं खत्म हो जाएगी और उसकी लाश या तो जानवरों की खुराक बन जाएगी या गल सड़ जाएगी और उसका ढांचा शायद सदियों तक किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ पड़ रहे। उसका जहन माजी की तरफ परवाज करने लगा। अपनों के चेहरे नजरों के सामने घूमने लगे। बाप का चेहरा, माँ और भाई का चेहरा। उसने अपने माँ बाप को बड़े दुख पहुंचाए थे। उन्हें जलील और रुस्वा किया था। उन्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था और ये सब कुछ शारिक की वजह से हुआ था। लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए न बस में शारिक से मुलाकात होती और न उसकी जिंदगी यूं बर्बाद होती। शारिक ने उसे तबाह कर दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। समीना का ख्याल था कि वो उससे मोहब्बत करता है और शादी कर लेगा, लेकिन शादी के नाम पर वो हमेशा टाल जाता। वो दाश्ता की हैसियत से उसके साथ रह रही थी। अगर बात यहीं तक रहती तो मामला कुछ और होता, लेकिन वो तो उसके साथ जुराइम की दलदल में धंस गई थी। उसके हाथों कई कत्ल भी हो चुके थे और फिर हाजी ने उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया था। उसने कहा था कि अफगानिस्तान से हेरोइन की एक बड़ी खेप लानी है। वो कई रोज से इन पहाड़ों में भटक रहे थे। गुज़श्ता रात तो उनकी किस्मत ही अच्छी थी कि बस्ती पर उस हमले से बच निकले। दूसरों के बारे में समीना कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अपने बारे में उसे यकीन था कि अब किस्मत उसका साथ नहीं देगी। अगर वो जिंदा बचकर इन पहाड़ों से निकल गई तो ये एक मौजज़ा ही होगा। और वो जानती थी कि ये मौजज़ों का दौर नहीं था। उसके आमाल ऐसे ही थे। उसे कुदरत से किसी मदद की तवक्को नहीं थी। दफतन घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनकर वो चौंक गई। उसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे न तो घोड़ा दिखाई दिया और न ही दोबारा उसकी आवाज सुनाई दी। वो उसे अपना वाहिमा समझने लगी, लेकिन फिर ये सोचकर करीबी चट्टानों पर चढ़ गई कि शायद आसपास की किसी चट्टान की आड़ में घोड़ा मौजूद हो।
लेकिन उसे घोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो दोबारा नदी के किनारे पर बैठ गई। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो एक बार फिर उछल पड़ी। इस मर्तबा घोड़े की आवाज साफ और निस्बतन करीब से सुनाई दी थी। वो नदी के साथ साथ आवाज की समत में दौड़ने लगी। नदी चट्टानों में बल खाती हुई जा रही थी। समीना को यकीन था कि घोड़ा नदी के करीब ही कहीं मौजूद था। एक चट्टान की आड़ से निकलकर वो जैसे ही सामने आई, ठिठक कर रुक गई। सफेद रंग का एक घोड़ा नदी के करीब चट्टानों में चल रहा था और उसका सवार नदी के किनारे पर आड़ा तिरछा बेहिस्सो हरकत पड़ा था। पहले तो समीना ने सोचा कि वो भी उसकी तरह थका हुआ है और आराम कर रहा है, लेकिन वो धूप में पड़ा था। कोई भी ज़ी-होश शख्स तेज धूप में तपते हुए पत्थरों पर इस तरह नहीं लेट सकता। समीना 2 कदम आगे बढ़ाई। पहले उसने चारों तरफ देखा। उसे घोड़े और उसके सवार के अलावा आसपास कोई नहीं था। वो मुड़कर जमीन पर पड़े हुए बेहिस्सो हरकत शख्स की तरफ देखने लगी। उसके साथ ही उसे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। वो कोई आदमी नहीं, औरत थी। इसका अंदाजा समीना ने उसके लिबास से लगाया था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, जो अभी तक समीना को नजर नहीं आया था। वो दौड़कर उसके करीब पहुंच गई। समीना का ख्याल दुरुस्त निकला, वो औरत ही थी, बल्कि उसे लड़की ही कहा जा सकता था। उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं थी। वो बेहोश पड़ी थी। समीना उसे घसीटकर एक चट्टान के साए में ले आई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो होश में आ गई। अपने ऊपर एक औरत को झुके देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई और वो उठकर बैठ गई। लड़की ने दर्री जबान में पूछा, कौन हो तुम? समीना उसका मतलब न समझ सकी, लेकिन उसने हाथ से इंतजार करने का इशारा किया और आराम से चलती हुई घोड़े के करीब पहुंच गई। उसे देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा। समीना ने उसकी लगाम पकड़ी और उसे एक पत्थर से बांध दिया। लड़की से कोई बात करने से पहले उसने जरूरी समझा था कि घोड़े को काबू कर लिया जाए। अगर ये घोड़ा भी टहलता हुआ कहीं निकल गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो दोबारा उस लड़की के करीब आ गई। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, उर्दू समझती हो? लड़की बोली, थोड़ा थोड़ा। समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इन पहाड़ों में कैसे भटक रही हो? लड़की बोली, मैं करमाबाद के मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी हूँ। मेरा नाम शाहपरी है। रात को मेरे बाबा के कुछ मेहमान आए थे। आधी रात के बाद बस्ती पर हमला हो गया और हम सब लोग जान बचाने के लिए बस्ती से भाग निकले। मैं सबसे पीछे थी और फिर अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गई। अब तक इन चट्टानों में भटक रही हूँ। पानी पीने के लिए नदी पर रुकी थी। शायद मुझे चक्कर आ गया था और मैं बैठे बैठे गिर गई थी। तुम कौन हो? काफिर? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं काफिर नहीं हूँ। अफगानिस्तान में रूसी फौजियों को काफिर कहा जाता था और उसके जिस्म पर रूसी फौजी वर्दी ही थी। वो बोली, मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान हूँ और उन मेहमानों में से हूँ जो गुज़श्ता रात तुम्हारे घर पर आकर ठहरे थे। मैं भी तुम्हारी तरह अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गई हूँ और मेरी बदकिस्मती तो ये है कि मेरा घोड़ा भी कहीं भाग गया है। लड़की बोली, ओ, वो तुम्हारा घोड़ा था? समीना बोली, घोड़े को तुमने देखा है? कहाँ है वो? शाहपरी ने कहा, यहाँ से तकरीबन 1.5 मील दूर झाड़ियों में चरते हुए देखा था, लेकिन उसे भूल जाओ, अब उसे तलाश करना मुश्किल है। समीना बोली, तुम्हारे मिल जाने से मुझे कुछ हौसला हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन पहाड़ों से निकलेंगे कैसे? शाहपरी ने कहा, तुम्हारे मिल जाने से मुझे भी हौसला हुआ है। इंशाल्लाह हम रास्ता तलाश कर लेंगे। वो तकरीबन 1 घंटा वहां बैठी बातें करती रहीं। समीना ने उसे अपने बारे में यही बताया था कि वो अखबार नवीस है और अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ आई हुई है, लेकिन वो भी मुसलसल हादसात का शिकार हो रही है। धूप तेज हो रही थी, चट्टानें तप रही थीं, लेकिन जाहिर है वो यहाँ बैठी नहीं रह सकती थी। बिलाखिर उन्होंने वहां से रुखसत होने का फैसला कर लिया। वो घोड़े पर सवार हो गई। शाहपरी आगे थी और समीना उसके पीछे थी। शाहपरी ने घोड़े की लगाम थामते हुए कहा, बाराकी करमाबाद से मशरिक की तरफ वाक़े है। मेरा ख्याल है कि हमें मशरिक की तरफ ही चलना चाहिए। उसने सर उठाकर सूरज की तरफ देखा, समत का तयन किया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। घोड़ा हल्की रफ्तार से चट्टानों में चलता रहा। तेज धूप में संगलाख चट्टानें अंगारों की तरह तप रही थीं और यूं लगता था जैसे आग उगल रही हूं। शाहपरी और समीना के जिस्म पसीने से शराबोर हो रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। समीना को यूं लग रहा था जैसे उस पर अंगारे बरस रहे हों। दोपहर तक वो दोनों घोड़े की पीठ पर बैठी रहीं। वो अगरचे छोटी चट्टानों की भूल भुलैयों से निकल आई थीं, लेकिन उनके चारों तरफ दूर दूर तक अब भी बुलंद पहाड़ थे और उन्हें उन पहाड़ों से निकलने का कोई रास्ता अब भी नहीं मिला था। प्यास से उनके हलक खुश्क हो रहे थे। एक तरफ दरख्तों का झुंड देखकर शाहपरी ने घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ दिया। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। वहां एक चश्मा था जिसका पानी एक छोटी सी नदी में बहता हुआ चट्टानों में ही गायब हो गया था। उन्होंने घोड़े से उतरकर पानी पिया, लेकिन उससे भूख नहीं मिटी। जमीन पर लेटे हुए समीना की नजर दरख्तों की शाखों की तरफ उठ गई।
वो तमाम शहतूत के दरख्त थे। शाखें फल से भरी हुई थीं, लेकिन शहतूत अभी पूरी तरह पके नहीं थे। उसने शाहपरी को उस तरफ मुतवज्जे किया। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई और वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इन दरख्तों का फैलाव अगरचे बहुत ज्यादा था, लेकिन ज्यादा बुलंद नहीं थे। शहतूत पूरे अफगानिस्तान में पाया जाता है और उसका फल बहुत शौक से खाया जाता है। उसे सुखा भी लिया जाता है, जो हर मौसम में दुकानों पर भी फरोख्त होता है। शाहपरी ने कहा, इससे हमारा पेट भर सकता है। शहतूत पूरी तरह पके हुए हों तो बहुत मजेदार होते हैं। आओ, हम इन दरख्तों पर आसानी से चढ़ सकती हैं। वो दोनों उठ गईं। दरख्त पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल साबित न हुआ। वो दोनों अलग अलग शाखों पर बैठकर पके हुए शहतूत तोड़ तोड़ कर खाने लगी। शहतूत खाने में समीना को वाकई बड़ा मजा आ रहा था। पेट भरने के बाद वो एक बार फिर दरख्त के नीचे बैठी ये सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो एक बार फिर घोड़े पर सवार होकर मंजिल की तलाश में निकल पड़ी। इस मर्तबा समीना आगे बैठी थी और शाहपरी ने पीछे बैठकर दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए थे। वो अगरचे ताजा दम हो चुकी थी, लेकिन धूप ने एक बार फिर परेशान करना शुरू कर दिया था। समीना को अपना दिमाग पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। पीछे बैठी शाहपरी बार बार कह रही थी कि करमाबाद से बराकी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के फासले पर है, लेकिन वो कल रात से भटक रही है। समीना को शुबा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन पहाड़ों में भटक कर अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल गई हूँ। वो एक तंग से दर्रे में पहुंच गईं और जैसे ही उस दर्रे से बाहर निकली, समीना ने घोड़ा रोक लिया। उनके सामने नशेब में वसीओ अरीज सरसब्ज़ शादाब वादी फैली हुई थी। वो दोनों वादी की तरफ देख रही थीं। शाहपरी अचानक ही उछल पड़ी और वो हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए चीखी, वो देखो, उस तरफ धुआं उठ रहा है, वहां यकीनन कोई घर होगा, घोड़ा उस तरफ मोड़ दो। समीना ने उसके इशारों की समत में देखा। नशेब में बहुत दूर दरख्तों में किसी जगह से धुआं उठ रहा था। गुंजान दरख्तों की वजह से अगरचे कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से उठता हुआ धुआं इस बात की गवाही दे रहा था कि इन दरख्तों में कोई छोटी सी बस्ती या कोई एक आध मकान मौजूद है। समीना ने घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। वो तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंची थी। वो अखरोट का बाग था जो चारों तरफ बहुत दूर तक फैला हुआ था। उस बाग में एक खुली जगह थी जहां एक दूसरे से जरा फासले पर 2 कच्चे मकान बने हुए थे और वो धुआं एक मकान के सहन से उठ रहा था। वो दोनों घोड़े से उतर आईं। आसपास कोई भी नहीं था। शाहपरी समीना को वहीं रुकने का इशारा करती हुई आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने लगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। वो औरत उन दोनों को देखकर हैरत ज़दा सी रह गई। शाहपरी ने औरत की तरफ देखते हुए कहा, क्या इस घर में हमें थोड़ी देर को पनाह मिल सकती है? उस औरत ने पूछा, कौन हो तुम लोग, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन है? वो दूर खड़ी हुई समीना की तरफ देखने लगी। समीना के सर पर टोपी नहीं थी और उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। शाहपरी ने कहा, हम दोनों अकेली हैं। मैं करमाबाद की रहने वाली हूँ। कल रात हमारी बस्ती पर हमला हो गया था। हम लोग अपने घर वालों के साथ बस्ती से निकलकर बराकी की तरफ जा रहे थे कि हम उनसे बिछड़कर रास्ता भटक गईं। कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही हैं। जहां से धुआं उठता हुआ नजर आया तो इस तरफ आ गईं। औरत ने हैरत से कहा, तुम करमाबाद की रहने वाली हो और बराकी जा रही हो? शाहपरी बोली, हाँ। औरत ने कहा, करमाबाद यहाँ से 50 कोस और बराकी तकरीबन 90 कोस है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गईं? शाहपरी ने कहा, मैंने बताया ना कि हम कल रात से इन पहाड़ों में भटक रही हैं। भूख प्यास और थकन ने हमें निढाल कर रखा है। हम थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हैं, फिर चली जाएंगी। औरत ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। बोली, आओ अंदर आ जाओ। समीना ने घोड़े को एक दरख्त की शाख से बांध दिया और शाहपरी के साथ अंदर आ गई। सहन खासा वसी था। एक तरफ तंदूर बना हुआ था और आग उसी तंदूर में जल रही थी जिससे उठने वाला धुआं उन्होंने देखा था। वो औरत उन्हें मकान के बरामदे में ले गई। बोली, आओ आओ, तुम इधर बैठो। वहां एक पुरानी सी दर्री बिछी हुई थी। वो दोनों दीवार से टेक लगाकर दर्री पर बैठ गईं। उस औरत ने पहले उन्हें पानी पिलाया, फिर जल्दी से कहवा बनाकर ले आई और उनके पास बैठ गई। शाहपरी ने पूछा, घर में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है? औरत ने कहा, मेरा खावंद और बेटा है, वो दोनों कहीं गए हुए हैं, कुछ देर में आने वाले होंगे। शाहपरी ने एक और सवाल किया, ये बाग तुम्हारा है? औरत ने कहा, नहीं, ये बागात खान अब्दुल रसूल के हैं, हम तो यहाँ चौकीदारी करते हैं। इस मर्तबा समीना बोली, यहाँ से आबादी कितनी दूर है? औरत ने जवाब दिया, इस बाग से आगे एक कच्चा रास्ता है जो पुख्ता सड़क तक जाता है। वहीं पर एक छोटी सी बस्ती है, वहां से बसें भी मिल जाती हैं। फिर वो उठते हुए बोली, तुम लोग बैठो, मैं रोटियां बना लूं। शाहपरी और समीना दीवार से टेक लगाए बैठी रहीं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थीं कि इस मकान तक पहुंच गई थीं। उनका ख्याल था कि कुछ देर आराम करने के बाद आगे चली जाएंगी, लेकिन रोटियां पकाने के बाद औरत ने बताया कि वो आज यहां से नहीं जा सकती, शाम होने वाली है। वो औरत मुसिर थी कि रात यहीं रहें, सुबह उसका खावंद या बेटा उन्हें पक्की सड़क वाली बस्ती तक छोड़ाएगा। वो दोनों हालांकि बहुत परेशान थीं। उन्हें यकीन था कि दूसरे लोग उनके बारे में परेशान हो रहे होंगे।
लेकिन उन्होंने उस बूढ़ी औरत का मशवरा कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर दोबारा रास्ते से भटक गईं तो न जाने कहां निकल जाएं। शाम का अंधेरा फैल रहा था। उस बूढ़ी औरत ने लालटेन रोशन कर दी और उनके सामने दस्तरखान बिछा दिया। शोरबे वाला गोश्त और तंदूरी रोटी। उन दोनों ने खूब पेट भर कर खाना खाया। वो खाने से फारिग हुई ही थी कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। समीना चौंक गई। उसने कई रोज के बाद किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद एक लंबा तड़ंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 26-27 साल रही होगी। खूब सेहतमंद और लंबे कद का मालिक था। बड़ी बड़ी मूछें रुखसारों तक फैली हुई थीं। वो उस बुढ़िया का बेटा सादुल्ला था। वो हैरत से उन दोनों की तरफ देखने लगा। बुढ़िया ने उनके बारे में बताया तो वो सर हिलाकर रह गया। समीना ने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी। समीना ने यह भी महसूस किया था कि सादुल्ला शाहपरी को गहरी नजरों से देख रहा था। बुढ़िया के पूछने पर सादुल्ला ने बताया कि बाबा किसी काम से बस्ती में रह गया है, कल दोपहर के बाद वापस आएगा। उसने ये भी कहा था कि वो सुबह उन दोनों को बस्ती में पहुंचा देगा। सादुल्ला और उसकी माँ ने भी खाना खा लिया। उसके कुछ देर बाद जब सादुल्ला की माँ एक कमरे में शाहपरी और समीना के लिए बिस्तर बिछाने लगी तो सादुल्ला ने उसे रोक लिया। माँ ने उसे घूरा, बोली, क्यों? मैं तो यहाँ इन मेहमान लड़कियों के लिए बिस्तर बिछा रही हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो? सादुल्ला ने कहा, वो रात को दूसरे घर में रहेंगी, मैं वहां इनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ। माँ ने उसे घूरा, बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सादुल्ला ने सरगोशियाना लहजे में कहा, समझने की कोशिश करो माँ, वो जो फौजी वर्दी वाली लड़की है ना, वो काफिर है और दूसरी लड़की पर भी मुझे शुबा है। मुझे शक है ये दोनों लड़कियां जासूसी के लिए इस इलाके में आई हैं और मुजाहिदीन को इनकी तलाश है। अगर मुजाहिदीन जहां आ गए तो इन्हें हमारे घर में पाकर हमें भी पकड़ लेंगे, इसलिए इन्हें रात को यहां नहीं रहना चाहिए। मैं दूसरे मकान में इनके लिए बिस्तर लगा देता हूँ। बुढ़िया ने उसे घूरा, बोली, लेकिन वो भी तो हमारा ही मकान है। सादुल्ला ने कहा, वहां से पकड़ी जाएंगी तो हम पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आएगी। हम कह सकते हैं कि रात को किसी वक्त चोरी छुपे वहां घुस गई। बुढ़िया सोच में पड़ गई। समीना ने उसे बताया था कि वो मुसलमान है, लेकिन उसका बेटा कह रहा था कि वो काफिर रूसी फौजी है। उसके लिए बेटे की बात में ज्यादा वजन था और उसने बेटे की बात मान ली। तकरीबन आधे घंटे बाद जब सादुल्ला ने शाहपरी और समीना को बताया कि रात उन्हें दूसरे मकान में गुजारनी पड़ेगी, तो समीना की छठी हिस्स ने उसी वक्त खतरे की घंटी बजा दी। शाहपरी का माथा भी ठनका, लेकिन बहरहाल उनमें से किसी ने भी कोई एतराज न किया।